बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. How are you second year students? I hope you all are fine. So first of all I will say you congratulations on completing your theoretical topics of chapter number 14. That's your third chapter of second year physics. So today we will learn the answers of short questions of exercise. We will discuss the reasoning questions. Question number 1. First of all, understand the given statement. A plane conducting loop, okay, through which, that is conducting, electricity is passing through it. A plane conducting loop is, that is good conductor, is located in a uniform magnetic field, and uniform magnetic field is directed along the x-axis. Okay, magnetic field direction is this one, along x-axis. You know about x-axis and y-axis. फॉर वट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, कि लूप को किस तरह से ओरिएंट किया जाए, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, किस तरह वो पड़ी हुई है. इज़ द फ्लक्स मैक्सिमम, कि उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करें. फॉर वट ओरिएंटेशन इज़ द फ्लक्स मिनिमम, और वो किस ओरिएंटेशन में है हो तो उसमें से मिनिमम फ्लक्स पास करेगा. कैसी लूप है? अ प्लेन कंडक्टिंग लूप है, मेड अप ऑफ सम कंडक्टर, और वो कहाँ पे रखी हुई है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो रखी हुई है. तो हम उस कंडक्टिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको किस तरह से रखें, हॉरिजॉन्टल रखें, वर्टिकल रखें, उसका जो है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, उसके लूप की डायरेक्शन क्या है, ये दो डायरेक्शन हम अंडरस्टैंड करते हैं ना. एक तो कंडक्टिंग, आपके पास कंडक्टिंग लूप है, और दूसरा उसका जो है वेक्टर एरिया होता है. तो अब हमने बताना है व्हेन द फ्लक्स इज़ मैक्सिमम एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज़ मिनिमम. आप ये देख लीजिए, सपोज ये जो आपके पास, ये जो मैंने आपके पास ये पेपर है, ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो दिस इज़ अ कंडक्टिंग लूप, इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, इसको मैंने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टली आ रही है, इसके अंदर से पास कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली हैं. अब बेटा आप देख सकते हैं ये जो आपके पास ये जो कंडक्टिंग लूप है ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी. वेक्टर एरिया मीन ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? सामने की तरफ. ठीक है, ये मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है. सो दैट्स व्हेन अ कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर. दिस वन इज कंडक्टिंग लूप, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप. ओके, दिस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैक्सिमम लाइन पासिस थ्रू इट, बट दी वेक्टर एरिया, अब ये देखिए जैसे इस तरह है, इसका वेक्टर एरिया सामने की तरफ होगा, वैसे ये परपेंडिकुलर पड़ी है, इसका वेक्टर एरिया ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसे परपेंडिकुलर है ये. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल है. सो इन दिस कंडीशन दिस इज द कंडक्टिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, while magnetic field lines are in a horizontal direction along x-axis, while this conducting loop is perpendicular through this magnetic field line, while the vector area of this conducting loop, this vector area is parallel to the magnetic field lines. So that's why phi is equal to b dot a, and angle between magnetic field lines and vector area is 0 degree. So flux is maximum when conducting loop is perpendicular, या तो आप इसकी बात कर दें या आप कह दें when the vector area of conducting loop is parallel to the magnetic field. अगर आप कंफ्यूज होते हैं, अगर ये दोनों बातें आपसे याद नहीं रहती तो आप ये कहें when the angle between magnetic field B and vector area A is 0 degree when both are parallel to each other. Angle is 0 degree when angle between B and A is 0 degree, then flux is maximum through this conducting loop. और इसका रिवर्स कर लेना, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कब परपेंडिकुलर है कब पैरेलल है, तो सिंपली आप फार्मूला लर्न रखें और राइट कीजिएगा. व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री कब होता है? जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. देन फ्लक्स इज़ मिनिमम. ओके, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है तो फिर आपने अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से आपने ये कहना है कि दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दे आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड एट द एक्स एक्सिस. इसलिए तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जा रही हैं, और ये जो आपके पास ये लूप है ये ऐसे उनके रास्ते में परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के. तो ये कंडीशन आपने डिस्कस कर दी. और मिनिमम कब होगी? जब दोनों
के दरमियान, बी और ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो तभी हम कहेंगे फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। या तो आप कंडक्टिंग लूप की बात करेंगे या वेक्टर एरिया की। बेटर यही है आप वेक्टर एरिया की बात करें, क्योंकि हम एंगल जो है वेक्टर एरिया के साथ डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए इज 0 डिग्री, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। एंड व्हेन फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14.2, a current in a conductor produces a magnetic field. Okay, when current passes through any conductor it produces magnetic field and current is known as the flow of charges. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने समझना है, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप उसका रिप्लाई कर सकें, आंसर दे सकें। अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है यही। तो ड्यू टू चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस। ओके, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओके, समझ आ गई इसकी। विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये हमें एम्पियर्स लाने से हमें पता चल गया, एम्पियर्स लॉ ने हमें क्लियर कर दिया। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें जब करंट पास कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और करंट होता क्या है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज़ नोन एज, सिंस करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, अब वो ये कह रहे हैं व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, कि अगर आपके पास कोई स्टेशनरी चार्ज है, कोई चार्ज है आपके पास, ठीक है, तो कोई पार्टिकल है हैविंग सम चार्ज, तो और वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, अगर वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, बट यू से अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। हमसे पूछा है उन्होंने स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उनके गिर्द होता है या नहीं, और मूविंग चार्जेस की बात की है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो आपने याद रखना है मूविंग चार्जेस हैव मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टेशनरी चार्ज, अगर आपके पास कोई चार्ज है और वो स्टेशनरी है, देन दिस चार्ज हैज़ जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कभी भी स्टेशनरी चार्जेस के इर्द गिर्द नहीं होता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्जेस के अराउंड। ओके, तो ये इसका आंसर है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप दोबारा सुन लीजिए। अ स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड बट इट प्रोड्यूसेस ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वाइल मूविंग चार्जेस जो होते हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है। वाइल मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पाथ ऑफ इट्स मोशन, जिधर जिधर वो मूव करके जा रहा है ना, वो अपने हर मूवमेंट पे, हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तो चार्ज है ना, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसमें से करंट पास कर रहा है और जितना मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा, उसी तरह ये चार्ज मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अंडरस्टैंड? दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 3, describe the change in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I if the length of solenoid is doubled। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है जो कि किसी सोलेनाइड के इनसाइड स्टडी करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसकी द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड इज़ डबल, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन द सेम, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज ना किया जाए। सेकेंडली, द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ डबल बट द लेंथ रिमेन्स द सेम। तो इस क्वेश्चन को की समझ तो आपको आ गई कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन लेंथ इज डबल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम, एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, लेंथ रिमेन सेम। तो इसकी आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया, लेकिन अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो आना चाहिए कि ताकि आपको बता सकें कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू म्यू नॉट N I और L।
म्यू नोट, ये म्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। अगर सोलिनॉइड की बात हम कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। हमें क्या कहा है, वह लेंथ इज डबल। लेंथ डबल का मतलब है आपने इन प्लेस ऑफ L पुट 2L। देखो बेटा, जब आपने ये कांस्टेंट एज इट इज़ है, NI नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स सेम, उन्होंने यही कहा है ना कि नंबर ऑफ टर्न, बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स दी सेम, नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो NI एज इट इज़ है। और इन प्लेस ऑफ L आपने क्या पुट कर दिया, 2L डबल। तो ये फार्मूला जो है इसको अब आप ऐसे राइट करेंगे, 1/2 जो है इसको आप ऐसे राइट कर लें बाहर। रिमेनिंग फार्मूला जो है म्यू नोट नहीं है जी, नोट नहीं, साथ में म्यू है खाली, म्यू NI और L, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपके पास फार्मूला है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हाफ हो गई, 1/2 हो गई है। सो इट मीन्स व्हेन वी हैव डबल दी length of the solenoid, the magnetic field reduces to half, magnetic field reduces to half, यानी जितना वो पहले था उसका हाफ हो गया है, ठीक है। अब सेकेंडली उन्होंने हमसे क्या कंडीशन हमें दी है, द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, इसके बाद हम राइट कर देते हैं व्हेन, आपने लिखना है व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स डबल n इज इक्वल टू 2n, दिस सेकेंड केस, as B is equal to mu n I over L when n is equal to 2n. So your magnetic field becomes mu 2n I over L। तो ये जो 2 है इसको हम राइट कर देते हैं साइड पर, 2 mu n I over L। तो अब आप देख सकते हैं, नाउ व्हेन वी हैव डबल द नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 2n, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल। सो दिस इज अ सिंपल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये सिंपल सा आंसर था। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, हमने बता दिया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को, द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट इफ, पहले फर्स्ट लिखना ए, when the length of solenoid is double, L is equal to 2L, the number of turns and the number of turns remain the same, then the magnetic field reduces to half, and when the number of turns double but the length remains the same, the magnetic field becomes double. Question number 14.4, at a given instant a proton moves in the positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction, ठीक है जी। इसी लम्हे आपने बात ही, प्रोटॉन तो जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में समझते हैं, एक्स एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव, इस साइड ये पेंसिल है जैसे, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इन अ रीजन वेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। ये बेटा ये है 3 जो है स्पेस की कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। एक तो होता है ना, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं ऐसे, ये है एक्स वाई प्लेन इसको बोला जाता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर स्पेस में ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक थर्ड प्लेन भी आता है, उसको कहते हैं जी, जैसे वो आपकी तरफ होगा, ये तो आपके सामने हॉरिजॉन्टल होगा, ये आपके सामने क्या है वर्टिकल होगा, एक होगा आपकी तरफ होगा, ठीक है, थर्ड प्लेन, तो वो क्या होगा, वो जी होगा। तो जी की भी इसी तरह से 2 डायरेक्शन होती हैं, आपकी तरफ जो होगा वो पॉजिटिव है, आपसे जो अवे होगा यानी पेज से बाहर की तरफ पॉजिटिव, पेज से अंदर की तरफ वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये इसको कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस टाइप की होगी, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या वो जो प्रोटॉन जो था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जबकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जेड डायरेक्शन में है, तो हमने ये बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो प्रोटॉन होगा, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा या उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, इसको एक्सप्लेन करना है। एज मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। टू राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ड्रा दिस डायग्राम, एक्स एक्सिस positive x-axis, negative x-axis, okay, the proton is moving along positive x-axis,
in this direction. Proton is moving in this direction along x-axis, right? While this one is y-axis, and there is z-axis, positive z-axis, and a dotted line show negative z-axis. While these cross show magnetic field direction. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास. नेगेटिव z डायरेक्शन है, तो ये देखें नेगेटिव z डायरेक्शन अंदर वाली साइड है, डॉटेड में शो किया है. और ये जो क्रॉस है ये भी यही शो करते हैं कि इनटू द पेपर, अंदर वाली साइड पर. ओके, इन दो बातों को समझना है. नेगेटिव z डायरेक्शन अंदर वाली साइड है इनसाइड द पेपर, और वही डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की है आपकी. और आपका जो प्रोटॉन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फोर्स किस साइड पे लगेगी? फोर्स इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B. मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड किस साइड पे वो मूव कर रहा है. तो हम अगर राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो फिर हम ये कहेंगे नो, इट द प्रोटॉन नॉट कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द y एक्सिस. इट विल डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा. किस साइड पर डिफ्लेक्ट करेगा? इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द y एक्सिस, कि y एक्सिस की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा. अकॉर्डिंग टू कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. तो ये आपने बेटा ये 3 चीज़ें लिखनी है इसमें. अब आपको नहीं समझ आ रही होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या है, तो ये अपने जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें. राइट हैंड रूल को देखें, हमने उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, ये आपने डायग्राम कंप्लीट बनानी है इस क्वेश्चन में, और फिर कहना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर राइट हैंड रूल force is E V cross B, so the proton will not continue its motion along x axis, it will deflect under the magnetic force, it will deflect towards y axis. So now learn these 4 questions. So inshallah in next lecture we will continue remaining questions. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.